एक मित्र ने लिखा है, पिछले सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार जो दर्पण के अंदर है वही बाहर भी है, उसी प्रकार जो परमात्मा हमारे शरीर के भीतर है वही बाहर भी है। जब हम ठहरते हैं और सारे एहसास धीरे धीरे रुक से जाते हैं, तब हमें अपने होने का भी पता नहीं चलता, तब अंदर बाहर का भी पता नहीं चलता, जैसे कि गहरी नींद में। लेकिन हम तब भी होते हैं, तभी तो कह पाते हैं। अंदर बाहर का भेद केवल शरीर की बाउंड्रीज, शरीर की सीमाओं की वजह से है, अन्यथा सब एक ही है। कृपया कुछ कहें कि बात स्पष्ट हो। एक अन्य प्रश्न में पूछा है मित्र ने, पिछली सीटिंग में चर्चा हुई कि एक ही सत्य सारे जगत में विभिन्न रूपों में अंदर बाहर प्रतिबिंबित हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस भिन्न हैं, इसलिए प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रतिबिंबित होने वाला स्वरूप एक ही है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर तो ये बात एकदम स्पष्ट है, पर अनुभव में कैसे आए, कृपया कुछ कहें। मैं हमेशा इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही ऊंचा दर्जा देता हूं, क्योंकि वो समझ भी एक बहुत ही गहरी समझ है। अगर हम बात को सचमुच ही इंटेलेक्चुअली समझ लें, बौद्धिक रूप से ही समझ लें, तब भी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हल हो जाती हैं, बहुत सारे समाधान हमें उपलब्ध हो जाते हैं। जब किसी बात को हम बौद्धिक रूप से नहीं समझ पाते, उससे कन्विंस नहीं होते, तो समस्याएं खड़ी होती हैं, उलझनें पैदा होती हैं। अब रहा सवाल कि ये जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, टोटल अंडरस्टैंडिंग कैसे बने, तो वो एक ग्रेस है, वो एक हैपनिंग है, वो एक घटना है। कोई नहीं जानता कि वो क्षण कब किसकी जिंदगी में कैसे आएगा, जब वो बौद्धिक समझ, वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अचानक टोटल अंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगी। लेकिन हमारे प्रयास उसमें अपना रोल प्ले करेंगे, वो अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारे प्रयास बेकार नहीं जाते। हम किसी बात को अगर समझ रहे हैं तो जितनी इंटेंसिटी से, जितनी तीव्रता, जितनी शिद्दत से हम उसको समझेंगे, उतना ही टोटल अंडरस्टैंडिंग के मैनिफेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि टोटल अंडरस्टैंडिंग एक एक्यूमुलेशन है, और एक्यूमुलेशन पहले आए और फिर वो हैपनिंग कब होगी, वो घटना कब होगी, वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे समझने की चेष्टा, जैसे हम अपने व्यवहारिक जगत में बहुत सारी बातें मोटी मोटी जानते हैं, बौद्धिक रूप से जानते हैं, तो हम उनमें कोई उलझन अनुभव नहीं करते। अब वो पूरी तरह से हमारी समझ में आ जाएं, उसके लिए हमको कई बार थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। अब जैसे इतने गैजेट्स हैं और इतने गैजेट्स की अलग अलग फंक्शनिंग है, और सब में एक ही सोर्स, एक ही इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो हम ये जानते हैं कि वो एक ही इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग गैजेट्स में, अलग अलग सोर्स में जाकर अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट हो रही है। तो हमको कोई अड़चन नहीं है, हम बहुत आराम से, बहुत ही इत्मीनान से इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और कोई उलझन नहीं। इसी तरह से अगर हम लोगों को देखें अलग अलग गैजेट की तरह, तो उनके अंदर भी वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस मूव होकर इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही अलग अलग एट्रीब्यूट्स, अलग अलग गुण, अलग अलग एक्सप्रेशन पैदा कर रही है। तो ये भिन्नता, एक तल पर भिन्नता है और एक तल पर वननेस है। वननेस है उसके सोर्स के तल पर, और भिन्नता है उनके मैनिफेस्टेशन के तल पर। तो समाज में
व्यवहारिक जगत में व्यक्ति को देखना ये पड़ेगा कि भिन्नता अभिव्यक्ति के तल पर हमेशा रहेगी और हमें उसका स्वागत करना है, लेकिन स्रोत के तल पर उसका जो फंडामेंटल फाउंडेशन है वहां पर एक वननेस है। तो उस वननेस को पहले तो हमने इंटेलेक्चुअली ही माना कि जैसे कि होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी तो आपको नहीं पता चल रही, लेकिन आपको ये तो पता है कि वो है, और फिर कुछ प्रयोगों से, कुछ सीधे साक्षात्कार से आप ये पक्के तौर से जान लेते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी होती है और यही काम करती है, ऐसे ऐसे जाती, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, यू नो वेरी वेल। ऐसे ही जब चेतना का डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको होता है तो आपका सारा कंफ्यूजन जाता रहता है, आप ये जान लेते हैं कि हाँ यही चीज है जो मूव होती है और भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है। तो उलझन कोई नहीं है, फिर कोई आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अलग अलग सोर्स में जाकर उसका एक्सप्रेशन अलग अलग होगा ही, जनरेशन टू जनरेशन फर्क आएंगे ही, माँ बाप बच्चे सब फर्क होते चले जाएंगे। अब समाज की दुविधा क्या है, वहां पर उसकी अड़चन देखें कि वो एक तरफ से तो चीजों को एक जैसा बनाने की कोशिश करता है, जब वननेस की बात आती है तो वननेस में उसको लगता है कि हम मैनिफेस्टेशन को वननेस में ले आए, जबकि वननेस तो सोर्स लेवल पर है ही, उसको केवल जानना है। तो जितना हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जितना हम भिन्नता का स्वागत करते हैं, भिन्नता का स्वीकार करते हैं, उतना ही वननेस में हमारा प्रवेश हो जाता है। ये मौलिक चीज हमको समझनी है। अब वननेस की प्रीचिंग देने के लिए धर्म आते हैं, तो धर्मों की कोशिश क्या कि जो मैनिफेस्टेशन है उसको एक जैसा बना लो। इसीलिए देर सवेर सारे धर्म प्रचारक बन जाते हैं, प्रचार करने वाले, यानी अपने ही सोच में, अपने ही शैली में, अपने ही एक खास ढंग में सबको ढाल लेना, फिर तो भिन्नता नहीं रह गई। सारे लोग, इसीलिए संप्रदायों की एक समस्या है और सीमा भी है। एक संप्रदाय के अगर लोगों से मिले सब एक ही जैसा सोचते हैं, अगर एक संप्रदाय के कल्ट के लोगों से मिले तो कोई विरोध नहीं, कहेंगे हाँ ठीक है यही बात, ठीक है यही बात है। तो फिर भिन्नता विचारों की कहाँ से आएगी, फिर इवोल्यूशन कैसे होगा, कैसे विकास होगा? अगर सब एक ही सोचते हैं, तुम भी वही सोचते हो, मैं भी वही सोचता हूँ, ये भी वही सोचते हैं, तब तो कोई इवोल्यूशन ही नहीं रहा, कोई विकास की गुंजाइश ही नहीं रही। हम अलग सोचेंगे, हमारे पास विचार अलग आएंगे, हमारे एक्सप्रेशन अलग होंगे, हमारी जीवन शैलियाँ फर्क होंगी, तभी तो विकास होगा, तभी तो नई नई चीजें आएंगी। इसीलिए धर्मों की लाख कोशिशों के बावजूद एक जड़ता पैदा हो जाती है, क्योंकि वो एकता के बातों को बोलते बोलते कहीं दूर चले जाते हैं, मैनिफेस्टेशन पर आ जाते हैं। वो उनको लगता है कि अच्छा लोग ऐसा आचरण होना चाहिए, लोगों की ऐसी चीजें होनी चाहिए, तो सब गड़बड़ हो गया। अगर वो इसको स्वीकार कर लें पहले, तो कभी भी वो अपने विचार को आरोपित करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने मत में किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ये एक्सेप्टेंस आएगी इंटेलेक्चुअली, उनको दिखाई देगा कि हाँ एक सोर्स है जिससे सारी की सारी फंक्शनिंग हो रही है और वहां पर सब एकता है, वननेस है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, आप आराम से बात सुन सकते हैं। अभी क्या है, अभी बात सुनते ही लोगों के अंदर द्वंद्व खड़ा हो जाता है, क्योंकि किसी को अपनी बात प्रूफ करनी है, किसी को किसी की बात को काटना है, खंडन करना है, मंडन करना है। पुराने धार्मिक लोग भी खंडन मंडन में लगे रहते थे, आज के लोग भी खंडन मंडन में लगे रहते हैं। अड़चन यही है, घरों में यही क्लेश है, क्योंकि वननेस को समझने के लिए हमको बड़ा धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। हम देखें कि ठीक है वही चेतना होगी, और जब सोर्स वही है तो मेरे और इसके विचारों में या मेरे इसके एक्सप्रेशन में मौलिक अंतर नहीं होगा। मौलिक का मतलब जो रूट से आया है, मूल से आया है,
तो जो मूल से आया हुआ अंतर है वो नहीं है, लेकिन बाहर के तल पर अंतर हो सकता है। उस अंतर में कोई अड़चन नहीं है और हम उसको समझें तो कई बार हो सकता है हम लोग एक ही बात कह रहे हों, एक ही बात समझ रहे हों, लेकिन समझने के डायरेक्शन से, समझने की पृष्ठभूमि से, उसकी कंडीशनिंग से उसमें बड़ा भेद पैदा हो जाए और उससे लगे कि बड़ा अंतर है, चीज़ों में बड़ा भेद है, लेकिन भेद नहीं है। अब जैसे कल्पना करें बहुत बड़ी तस्वीर हम कहीं पर डिस्प्ले करें, इतनी बड़ी कि हमारे विजुअल फील्ड में वो ना आती हो, बहुत बड़ी तस्वीर हो, तो एक बार में उसको पूरा देख पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। अब अलग अलग जगहों पर लोग खड़े हों जिनकी विजुअल फील्ड में उतना ही टुकड़ा आ रहा हो और वो उसकी चर्चा करें तो बड़ा भेद हो जाएगा। लोग कहेंगे कि तो अलग अलग बातें बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ये वाली बात, वो बता रहे हैं वो वाली बात। लेकिन फिर उनको एक निश्चित डिस्टेंस पर ले जाया जाए और वो उस टोटल पिक्चर को देखें कि ये टोटल पिक्चर, तब वो खुद ही हंस सकते हैं अपने भेद पर, अपने कॉन्फ्लिक्ट पर, क्योंकि जिसको वो अलग अलग देख रहे थे वो बेसिकली एक ही पिक्चर के अलग अलग टुकड़े थे। तो लाइफ में, हमारे जीवन में जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो जब तक टुकड़े टुकड़े में देखती है तब तक उसकी समस्या बनी रहती है और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को एक फ्लाइट लेनी पड़ेगी, थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, जो कि इंटेलेक्चुअली पॉसिबल है, संभव है, जब वो टोटल पिक्चर को देखेगा। तो टोटल अंडरस्टैंडिंग इज सीइंग द टोटल पिक्चर, पूरी जो तस्वीर है उसको देखना ही पूरी समझ है। और तब आप बहुत सारी टिप्पणियों से अलग हो जाते हैं, बहुत सारी तुलनाओं से अलग हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से अलग हो जाते हैं। आप जानते हैं कि एक ही बात है, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, बस एक्सप्रेशन अलग अलग है, तो इसमें कोई अड़चन नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टोटल अंडरस्टैंडिंग के बीच जो फासला है वो डिस्टेंस का है। मुझे लगता है कि किसी भी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को पहली बात यही समझना चाहिए कि जैसा तुमने समझा, इतना अगर हमेशा ऐड करते चलेंगे अपनी बात में तो वो टोटल बनने की तरफ बढ़ती रहेगी। जैसा कि मैंने अभी समझा, जैसा कि मैंने समझा और जैसा कि मैंने अभी समझा, यानी कि हमारी अप टू डेट अंडरस्टैंडिंग यही है। लेकिन कल को हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है वाइड हो, बढ़े, तो चीज़ों में अंतर पड़ जाएगा। तो उसको वाइड करने का अर्थ है थोड़ा डिस्टेंस अपनी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का बढ़ाते चले जाना, तो समझ का दायरा भी बढ़ेगा और एक दिन हम उस टोटल पिक्चर को देख पाएंगे। टोटल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाने का ये एक ब्रिज बनेगा। अब कल्पना करें अगर 10 लोग कहीं बात कर रहे हों और वो सारे लोग अगर इतनी ही बात बस बोलें कि अब तक की मेरी समझ के अनुसार मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी को गलत नहीं कहता, यानी कि जो भी हैं लोग अगर इतनी ही बात करें कि मैं किसी को भी गलत नहीं कहता, क्योंकि हो सकता है वो सही हो, वो किसी और कोने पर खड़ा होकर देख रहा हो या किसी और डायरेक्शन में खड़ा होकर उस पिक्चर को देख रहा हो, तो सारे लोग इस बात पर इंटेलेक्चुअली सहमत हो जाएं कि भाई हो सकता है कि हम लोग अलग अलग टुकड़े देख रहे हों, अलग अलग हमारे डिस्टेंस हों और अब तक की हमारी समझ के अनुसार ऐसा है। तो शांति से सारे लोग रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और फिर कभी कभी पजल की तरह से ये भी हो सकता है कि उन सारे लोगों की समझ को एक साथ रख दिया जाए, सारे टुकड़े मिलें तो कोई टोटल अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी लोग नहीं कर पाते ऐसा, क्योंकि वो ये बोलने में बहुत परेशानी अनुभव करते हैं अब तक की मेरी समझ के अनुसार। उनको लगता है कि हमारी समझ तो एब्सोल्यूट है किसी भी मुकाम पर, कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से है, लेकिन कल को तुम्हारा हिसाब गलत हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को इतना फिक्स्ड आंसर
अपनी बातों के लिए नहीं देना चाहिए जिसमें गुंजाइश ना हो। तो टोटल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा उचित यही है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फ्लेक्सिबल हो, उसमें एक्सपेंशन की गुंजाइश हो, उसके सिरे खुले हुए हों, तो एक दिन वो निश्चित रूप से टोटल बन जाएगी।